हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अनुबंध अधिनियम 1872 क्या है, अनुबंध अधिनियम होता क्या है, अनुबंध के वर्गीकरण देखे थे, है ना। तो किसी भी अनुबंध के होने के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। तो ठहराव होता क्या है? पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि ठहराव प्रस्ताव और स्वीकृति से मिलकर बनता है ना। तो ये उसका सामान्य सा आशय था कि प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर ठहराव उत्पन्न करता है। आज देखेंगे हम लोग ठहराव होता क्या है। तो ठहराव का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। ठहराव का अर्थ होता है ठहराव किसी कार्य को करने के लिए एक पक्षकार के द्वारा की गई प्रस्ताव के बदले में दूसरे पक्षकार के द्वारा की गई स्वीकृति के द्वारा निर्मित होता है ना। अर्थात कह सकते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति ही ठहराव होती है, जिसके अंतर्गत किसी कार्य को करने या न करने के लिए दो पक्षकारों के बीच प्रस्ताव और स्वीकृति की जाती है ना। इसमें कार्य करने और न करने दोनों के लिए क्या किया जाता है? ठहराव किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ठहराव के आवश्यक लक्षण क्या है। ठहराव के आवश्यक लक्षण में मतलब आप कैसे जान सकते हैं कि ठहराव में होता क्या है ना। ठहराव की आवश्यक बातें क्या क्या है? पहला है दो या दो से अधिक पक्षकार। ठीक है, तो ठहराव में दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक पक्षकार जो प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार जो स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, तो दो पक्षकारों के बिना ठहराव नहीं हो सकता है। दो या दो से अधिक पक्षकार किसी भी ठहराव के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा आवश्यक लक्षण दिया है स्वतंत्र सहमति, है ना। जैसे अनुबंध के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक था, स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक थी, उसी प्रकार से ठहराव के लिए भी स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। जब तक स्वतंत्र सहमति नहीं होगी उसको ठहराव, किसी भी कार्य को या किसी वचन को ठहराव नहीं माना जाएगा। फिर तीसरा है दायित्व उत्पन्न करना। तो जैसे अनुबंध में किसी कार्य को करने के लिए दायित्व उत्पन्न होता था, वैसे ठहराव में भी अनुबंध दायित्व उत्पन्न होता है। फिर है चौथा पारस्परिक संसूचना, है ना। तो किसी भी ठहराव के लिए पारस्परिक संसूचना आवश्यक है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पक्षकार आपके समक्ष प्रस्ताव रखा है और उसकी स्वीकृति करनी है ना। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास प्रस्ताव नहीं रखेगा, या तो वो खुद जाकर उसके सामने प्रस्ताव रखेगा या किसी माध्यम से उसके सामने प्रस्ताव रखेगा, चाहे वो लिखित हो या किसी व्यक्ति को भेजकर हो या डाक द्वारा पत्र भेजकर हो। तो प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव की संसूचना प्राप्त होगी और उस प्रस्ताव की संसूचना के बदले में स्वीकृति प्रदान करने वाला, स्वीकर्ता बोलते हैं जिसे, दूसरे पक्षकार को स्वीकर्ता, है ना। ठहराव का एक पक्षकार प्रस्तावक होता है और दूसरा सहमति प्रदान करने वाला स्वीकर्ता कहलाता है। तो स्वीकृति प्रदान करने वाला भी अपने या तो खुद जाकर स्वीकृति प्रदान करता है या किसी पत्र के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना भेजकर स्वीकृति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से किसी भी ठहराव में पारस्परिक संसूचना आवश्यक है। फिर पांचवा बोला है परिणाम, है ना। तो ठहराव में परिणाम आवश्यक है। ठहराव के फलस्वरूप केवल संबंधित पक्षकार ही आपस में प्रभावित होने चाहिए, ये बोला है। ठीक है, जब ठहराव होता है तो दो पक्षकारों के बीच होगा या दो से अधिक, 3, 4, 5 जितने भी पक्षकार होंगे। तो जो ठहराव के कारण प्रतिफल प्राप्त होगा, वो प्रतिफल किनको मिलना चाहिए? सिर्फ पक्षकारों को, ना कि अन्य किसी और व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लाइन दिया है कि सब अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सब ठहराव अनुबंध नहीं होते, है ना। ये बहुत ही जरूरी लाइन है, पेपर में आता है। तो सब अनुबंध ठहराव होते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि सब अनुबंध ठहराव होते हैं। ठीक है, तो किसी भी अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक होता है ना। ठहराव में प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। तो इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि राज्य नियम में कहा गया कि किसी भी अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। तो ऐसे समस्त ठहराव जो आगे जाके अनुबंध का रूप धारण करते हैं, वो पहले ठहराव ही होते हैं, है ना। ठहराव होता है, ठहराव के कानून के द्वारा, राज्य नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होने के पश्चात वो अनुबंध का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जितने भी अनुबंध होते हैं वो पहले ठहराव होते हैं, है ना। ठहराव होते हैं, ठहराव वो कानून के द्वारा मान्य हो जाता है, कानून उसको ये प्रमाणित कर देता है ना। राज्य नियम प्रवर्तनीय कर देता है कि ये कानून के द्वारा मान्य है, इसको पूरा किया जा सकता है, इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, तब वो अनुबंध का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कोई भी अनुबंध ठहराव होता है। अब देखते हैं आगे सेकंड पॉइंट उसी का, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, है ना। तो जैसे सब अनुबंध ठहराव होते हैं कहा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, है ना। भले ही एक अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, लेकिन ठहराव होने के लिए अनुबंध का होना आवश्यक नहीं है ना। ये इसी से स्पष्ट होता है कि ठहराव होने के लिए
अनुबंध का होना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ठहराव के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो किसी भी ठहराव के होने के लिए उसके लिए प्रस्ताव होना और उसकी स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। अगर प्रस्ताव की स्वतंत्र सहमति हो जाती है तो उसे ठहराव कहेंगे। किंतु अनुबंध के लिए आवश्यक बात है राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होना ये सिर्फ अनुबंध के लिए आवश्यक है, ठहराव के लिए नहीं। और ठहराव से ही अनुबंध बनता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसी भी ठहराव को अनुबंध करने के लिए राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा, लेकिन ठहराव बनने के लिए किसी प्रस्ताव और स्वीकृति को राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि कोई भी समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं ना। हम ये बोल सकते हैं कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, केवल वही ठहराव अनुबंध होते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो। फिर आगे देखते हैं ठहराव के रूप अथवा प्रकार, है ना। ठहराव के क्या क्या प्रकार है देखते हैं। तो इसको कुछ आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरदायित्व के आधार पर। उत्तरदायित्व मतलब दायित्व उत्पन्न होने के आधार पर। तो पहला है इसमें उत्तरदायित्व के आधार पर एक पक्षीय ठहराव। एक पक्षीय ठहराव जब किसी ठहराव में एक पक्षकार की ओर से वचन या प्रतिफल का पालन हो जाता है ना। जैसे एक पक्षीय अनुबंध में कहा गया था कि एक पक्षकार के द्वारा कार्य करना बाकी है, मतलब दूसरे के द्वारा काम कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से ठहराव में एक पक्षीय ठहराव, तो जब एक पक्षकार के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया जाता है, अपने दायित्वों का निष्पादन कर दिया जाता है, तो इसे एक पक्षीय ठहराव कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है द्विपक्षीय ठहराव। तो जब किसी ठहराव में दोनों पक्षकार अर्थात प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया जाता है, दायित्वों का निष्पादन कर दिया जाता है, तो इसको द्विपक्षीय ठहराव कहते हैं। फिर दूसरा आधार है रचना के आधार पर, है ना। रचना के आधार पर पहला है अभिव्यक्त ठहराव। अभिव्यक्त मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने किया गया। तो ठहराव करने के, इसमें अभिव्यक्त में बोला है कि ठहराव करने के उद्देश्य से जब इच्छा मौखिक या लिखित रूप में स्पष्ट शब्दों द्वारा कही जाती है ना। तो अभिव्यक्त ठहराव में क्या करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए प्रस्तावक स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा लिखित या मौखिक रूप में किसी दूसरे पक्षकार के सामने जाहिर करता है ना। स्पष्ट रूप से बोलता है कि मेरी ये इच्छा है। तो ऐसे ठहराव को अभिव्यक्त ठहराव कहते हैं। इसका दूसरा भाग दिया है गर्भित ठहराव। जब किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई प्रस्ताव या स्वीकृति दी जाती है, उसको बोलकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया जाता है, बल्कि वो अपने आप समझ आता है ना। मैं एक दुकान में गया, मुझे सामान चाहिए, सामान सामने रखा था, है ना। सामने रखे रहते हैं कई दुकानों में सामान। वो सामान मैंने उठाया, ठीक है। वो सामान मैंने उठाया, दुकानदार ने उसको बेचने के लिए ही रखा था। वो मेरे सामने प्रस्ताव नहीं किया कि ये सामान मैं बेचना चाहता हूँ। मैं सामान उठाया, उसका मूल्य देखा, कितने रुपए उसकी कीमत है, 10 रुपए उसकी कीमत थी। मैंने दुकानदार को 10 रुपए दिया और वहां से चला गया। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का अनुबंध है, सामान लेने और पैसा देने का। लेकिन इसमें अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, बल्कि गर्भित रूप में, है ना। ये छिपी हुई बातें थी कि मैंने सामान उठाया और उस पर जो मूल्य लिखा था वो दुकानदार को दे दिया। तो इसे गर्भित अनुबंध कहेंगे। फिर अगला आधार है प्रवर्तनीयता के आधार पर। प्रवर्तनीय अर्थात कानून के द्वारा, राजनियम के द्वारा मान्यता के आधार पर। तो इसके आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव अर्थात ऐसे ठहराव जो राजनियम के द्वारा मान्य नहीं है ना। पहले भी आप लोगों को अनुबंध में बताया जा चुका है कि व्यर्थ अनुबंध, जैसे व्यर्थ अनुबंध राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, उसी प्रकार से कोई ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात कानून के द्वारा मान्य नहीं है, तो ऐसे ठहराव को व्यर्थ ठहराव कहेंगे। फिर दूसरा आता है व्यर्थनीय ठहराव। तो व्यर्थनीय ठहराव भी वैसे ही जैसे पहले बताया गया था कि ठहराव के दो पक्षकार है, प्रस्तावक और स्वीकर्ता, है ना। जो प्रस्ताव करता है, स्वीकृति करता है, दोनों पक्षकार में से अगर किसी पक्षकार की स्वतंत्र सहमति नहीं होती है, वो दबाव में या किसी कारणवश, है ना, दबाव में कोई काम करता है, ये अनुबंध करना या ठहराव करना चाहता है, ठीक है, उसका स्वतंत्र सहमति नहीं है, तो ऐसे ठहराव को व्यर्थनीय ठहराव कहा जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है चौथा वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर ठहराव को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वैध ठहराव, है ना, अर्थात कोई ऐसा ठहराव, कोई ऐसा वचन जिसकी प्रस्ताव तथा स्वीकृति वैध रूप से की गई है, वो वैध ठहराव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दूसरा इसी में दिया है अवैध ठहराव। अवैध ठहराव अर्थात ऐसे ठहराव जो वैध नहीं है, वो अवैध ठहराव, है ना, जिसको कानून के द्वारा मान्य नहीं है, या किस काम को, उस काम को करने के बदले क्या हो सकता है, आपको किसी प्रकार की सजा हो सकती है, कानून के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है,
तो ऐसे ठहराव अवैध ठहराव कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत बाजी लगाने के ठहराव है ना, चोरी करने के ठहराव या कोई अन्य गलत कार्य करने के ठहराव आते हैं। फिर अगला आता है निष्पादन के आधार पर, है ना। अगला पॉइंट है 5वां, निष्पादन के आधार पर। तो निष्पादन अर्थात काम पूरा हो जाना, तो इसके आधार पर ठहराव को भी 2 भागों में बांटा गया है फिर से। पहला है निष्पादित ठहराव। तो निष्पादित ठहराव अर्थात ऐसा ठहराव जो पूर्ण हो चुका है ना, जिसको कर लिया गया है, पक्षकारों ने कोई प्रस्ताव किया था, उसकी स्वीकृति भी दी गई थी और वो काम भी पूरा हो गया, तो ऐसे ठहराव को कहेंगे निष्पादित ठहराव। दूसरा इसका आता है, दूसरा पार्ट है निष्पादनीय ठहराव। निष्पादनीय ठहराव मतलब अभी पक्षकारों के द्वारा काम करना बाकी है, कार्यों का निष्पादन करना बाकी है, तो ऐसे ठहराव को निष्पादनीय ठहराव कहा जाएगा। ठीक है। फिर है आगे प्रवर्तनीयता के आधार पर, इसको और बांटा गया है। प्रवर्तनीयता के आधार पर एक बार और बताया जा चुका था, व्यर्थ और व्यर्थनीय ठहराव, लेकिन फिर से उसको बांटा गया है प्रवर्तनीयता के आधार पर। पहला प्रवर्तनीय ठहराव। तो प्रवर्तनीय ठहराव वह ठहराव है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती, है ना। व्यर्थ ठहराव अलग है, जो कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा मान्य नहीं था, लेकिन प्रवर्तनीय ठहराव ऐसा ठहराव जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में ठहराव बनने के लिए पूर्ण है, तो ऐसे ठहराव को प्रवर्तनीय ठहराव कहा जाएगा। ठीक है। राजनियम में किसी भी ठहराव के लिए जो जो आवश्यक बातें कही गई है उसको वो पूरा करता है, तो प्रवर्तनीय ठहराव कहलाएगा। उसके बाद इसका दूसरा भाग दिया है अप्रवर्तनीय ठहराव। अप्रवर्तनीय ठहराव क्या होता है? अप्रवर्तनीय ठहराव वे ठहराव है जो कुछ ऐसे अधिकारों और दायित्वों की सृष्टि करते हैं जिन्हें राजनियम तो मान्यता देता है, परंतु कुछ तकनीकी दोषों के कारण वो न्यायालय में लागू नहीं हो सकते, है ना। ध्यान से सुनेंगे। अप्रवर्तनीय ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जो राजनियम के द्वारा तो मान्य है कि वैध है, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं वो वैध है, उसमें कोई अवैध काम या गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन न्यायालय उसको मानने से इनकार कर देता है ना। इसके कारण हो सकते हैं कि अनुबंध ऐसा हो जो लिखित रूप में ना हो, प्रमाणित ना हो, उसको पंजीकृत न कराया गया हो, है ना। हम जैसे किसी से जमीन ले रहे हैं तो जमीन लेने के लिए हमने अनुबंध किया, जमीन का लेने का अनुबंध तो कर लिए, लेकिन जमीन सौदा भी हो गया, पैसा भी दे दिया और उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराए हैं, तो ऐसा कोई भी अनुबंध है ना, या ऐसा कोई भी ठहराव क्या होता है? अप्रवर्तनीय माना जाता है। तो इस प्रकार से ये ठहराव के प्रकार दिए गए थे। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अब अगले पार्ट में हम लोग प्रस्ताव और स्वीकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।